हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैकेनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें जैसे कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट सवाल ही पूछे जाते हैं मोस्टली इन आईआईटी एग्जामिनेशन में। और सिर्फ आईआईटी एग्जामिनेशन की बात ही क्यों करें, अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज डेवलप करना है ताकि फिज़िक्स के बेस पे आप अपना कॉन्टेस्ट को बहुत सेफ बना सको, है ना, अच्छा रैंकिंग के लिए सोच सको, जेई मेन हो, आईआईटी जेई है या नीट है, या आगे चल के आप फिज़िक्स को लेके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर का सवाल उसी चैप्टर रिलेटेड जो थ्योरेटिकल इनपुट्स है उसी से बना पाएंगे। आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा और आज हम लोग यही देखेंगे, यही सीखेंगे इस प्रॉब्लम में, जहां हम लोग फिर से एक कंपाइलेशन देखेंगे बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैकेनिज्म। तो चलिए, मैं सुभाषिष दास, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल आईआईटी जोन ट्यूटोरियल, जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। वी डू नॉट टॉक एनीथिंग अदर देन द कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन इन फिजिक्स। तो अगर आपको फिजिक्स सीखना है, आगे बढ़ना है, रैंक निकालना है, अच्छा स्कोर करना है, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने का सोचते हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक लाने का सोचते हैं, वो तभी हो सकता है जब आपका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत परफेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, पहले मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ, है ना। इंटरेस्टिंग डायग्राम है। ये सिचुएशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये एक सर्क्यूलर रिंग है, ठीक है, सर्क्यूलर रिंग ऑफ मास m और सर्क्यूलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है। रिंग इज ऑफ मास m, रेडियस r। अब क्या है कि रिंग का इस पोर्शन में इतना में एक पॉजिटिव चार्ज दिया है और बिल्कुल इस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स इफ आई आइडेंटिफाई दिस सेक्शन एज AB, दिस सेक्शन एज CD, सो AB में पॉजिटिव चार्ज है, CD में नेगेटिव चार्ज है। So charge appearing on sections AB and CD is of linear charge density, लैम्डा। यानी दोनों पोर्शन में AB में पॉजिटिव चार्ज, CD में नेगेटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है, यानी यूनिफॉर्म चार्ज है, इक्वल वैल्यू बट ऑपोजिट इन नेचर। क्लियर? सो दिस रिंग इज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज ऑन द सेगमेंट्स, ऑन द सेक्शंस एज शोन इन द डायग्राम, and this is a non-conducting surface. This is a non-conducting rough surface, ठीक है, non-conducting rough surface. That means ring is placed on this non-conducting rough surface and
and at t equal to 0, when the ring is placed on this line, okay, ring is placed on this line, then at t equal to 0, an electric field E vector equals to E naught I cap, okay, that is in the direction of x, E equals to E naught I cap is switched on, so that means at t equal to 0, when this ring is of radius r and the total mass of the ring is given m, having charge on two quadrant, one quadrant AB having positive charge, another quadrant having CD negative charge, both the segments is having same charge density, linear charge density lambda. Ring is placed on non-conducting rough surface which is x-axis here, and at starting instant an electric field equals to E naught I, that means I can say an uniform electric field E naught is available in the positive rightward direction, that is x direction. So as a result of this, now the ring starts rolling without sliding, okay, the ring starts rolling without sliding. Then find the friction force acting on the ring, ये हम लोगों को पता करना है, ठीक है, कि कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इस रिंग पे व्हेन देयर इज circular ring having uniform charge on two quadrant on AB and CD having plus and minus charge in presence of uniform electric field E naught that acts in the positive direction. The ring starts rolling without slipping. So what will be the resultant frictional force, ठीक है. So let's begin the discussion on this. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे. तो फ्री बॉडी डायग्राम करने और उसको सॉल्व करने के लिए मैं इस क्वेश्चन पार्ट को मिटा दूं, सो दैट वी कैन डू द वर्क, वी कैन शो द वर्क हियर, राइट. क्वेश्चन तो हमारे समझ में आ गया क्या है. अब देखो, जैसे ही दिया है कि रिंग को जैसे ही रखे हैं ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज द रफ सरफेस, ये एक रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है. तो ड्यू टू ई नॉट इधर एक फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्स इट इज सेइंग दैट इट स्टार्ट्स रोलिंग. तो हम लोग क्या जानते हैं, पहला पॉइंट क्या जानते हैं, टॉर्क कैन कॉज द रोटेशन का वजह कौन हो सकता है, टॉर्क. इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहले दिमाग में हिट करना चाहिए ये पॉइंट कि इस क्वेश्चन में डेफिनेटली टॉर्क का फंडा है ना. तो अब हमको सोचना है कि टॉर्क कौन फोर्स की वजह से बनेगा और किस डायरेक्शन में बनेगा. हम लोगों को अब अगर टॉर्क डिसाइड करना है तो देखना होगा टॉर्क कौन सा डायरेक्शन में बनेगा और किस फोर्स की वजह से बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, मैं ये वाला पोर्शन को अगर ध्यान में लाऊंगा, ये ए बी वाला पोर्शन जो है, ठीक है, दिस इज द ए बी पोर्शन, इसमें प्लस चार्ज है. अब क्या है कि इसका जो पूरा सेगमेंट है, ये length will be taken this way, this is a small segment of length dl, और ये dl segment को हम define कर सकते हैं length wise in terms of radius and angle subtended by the arc of this
क्वाड्रेंट पार्ट, ये जो आर्क पार्ट है पूरा ए से बी 1/4 ऑफ द सर्कल है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं डीएल। तो डीएल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। ये ज्योमेट्रिकल एंगल को थीटा लिख सकते हैं। तो ये डीएल पे जो फोर्स आएगा उसको मैं बहुत छोटा सा फोर्स फॉर एग्जांपल डीक्यू लिख सकूं, और उस डीक्यू पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक फोर्स इस डायरेक्शन में बन सकता है, दैट इज डीक्यू चार्ज इनटू ई नॉट। समझ में आ रहा कि नहीं? एक एलिमेंट पे, क्योंकि हमको हर एलिमेंट पे फोर्स निकालना है ना, क्योंकि टॉर्क का बात है, तो हम पूरा ये जो पूरा चार्ज है ये किस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, वी डू नॉट नो दैट। तो हम लोगों को जब इस पूरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स डिस्कस करना होगा, देन वी नीड टू डिस्कस द फोर्स ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट पार्ट ऑफ द सेगमेंट ए बी सेगमेंट का हर एक छोटा छोटा एलिमेंट पार्ट पे हमको फोर्स डिस्कस करना होगा, क्योंकि हर सेगमेंट के लिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर ऑफ द रिंग से अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। तो अगर हम बार बार कह रहे हैं कि वी नीड टू फोकस ऑन द टर्म ऑफ टॉर्क, क्योंकि टॉर्क ही इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का कॉन्सेप्चुअल टर्म है, क्योंकि कह रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, रिंग क्या करना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड तो नहीं जाएगा, कुछ राइटवर्ड फोर्स है तो पॉसिबिलिटी राइटवर्ड जाएगा। तो अगर सोचते हैं कि राइटवर्ड जाते हुए टॉर्क करेगा, मतलब रोटेट करेगा विदाउट स्लिपिंग, तो उसका मोशन ऐसे ही जाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब पहला रोटेशन किस ऑर्डर में आना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क किसी एंगुलर फोर्स की वजह से मिल सकता है। तो एंगुलर फोर्स का मतलब है लीनियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, देखो ऑन दिस स्मॉल सेगमेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज चार्ज ऑन दिस सेगमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस पोर्शन का लेंथ डीएल, तो यानी कि इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं लैम्डा चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट डीएल दैट इनटू ई नॉट। उसको और सिंप्लीफाई करूं तो लैम्डा इनटू डीएल को लिख सकता हूं आर डी थीटा इनटू ई नॉट। तो ये हो गया एक एलिमेंट पे फोर्स, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बिल्कुल उसी तरह इधर जो एक एलिमेंट है ऐसे, ये जो हमारा दूसरा एलिमेंट है, समझ रहे हो कि नहीं, जिसमें नेगेटिव चार्ज दिया है फ्रॉम C टू D, ये जो C टू D वाला पोर्शन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इसको भी अगर मैं देखूं तो इस पर भी मैं अगर एक स्मॉल d थीटा एंगल पर एक सेगमेंट डिस्कस करूं ऑफ लेंथ dl, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड है ई नॉट एंड दिस इज बीइंग नेगेटिव चार्ज, तो इसमें फोर्स इधर होगा चार्ज ऑन दिस एलिमेंट इनटू ई नॉट। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। तो इस एलिमेंट को भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लिया, इसको भी सिमेट्रिकली हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लिया। तो दिस टू मतलब ये जो दोनों एलिमेंट है, एक तरह से कहा जाए तो दिस टू एलिमेंट्स आर लाइक दिस, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पे फोर्स आगे लग रहा है, जस्ट अ मिनट, इस पे फोर्स, इस एलिमेंट पे फोर्स आगे लग रहा है F, इसमें फोर्स पीछे लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स अबाउट द O is getting this much perpendicular distance, so there is a possibility of torque। इसके वजह से क्लॉकवाइज, इसके वजह से भी क्लॉकवाइज, तो दोनों के वजह से एक ही ऑर्डर पे टॉर्क लग रहा है, तो दैट कैन क्रिएट द स्टेट ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन स्टार्ट होने का बात है। तो इसका मतलब है कि ये डीए फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स दिस, ये अगर थीटा है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर साइन थीटा। सो दिस इज ऑल्सो आर साइन थीटा। यहां भी वही बात है, ये अगर फोर्स है, ये थीटा है, तो दिस इज आर साइन थीटा, यानी दिस मच इज अगेन आर साइन थीटा।
तो हम लोगों को मिल रहा है क्या, हम लोगों को मिल रहा है कि देयर आर 2 dF फोर्सेज, स्मॉल फोर्सेज ऑन स्मॉल एलिमेंट इज क्रिएटिंग क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग। सो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री ड्यू टू one pair of डायमेट्रिकली, है ना, ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ना, इसलिए लिख रहे हैं वन पेयर ऑफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्मॉल एलिमेंट चार्जेस electrostatic forces on them, electrostatic forces on them can cause clockwise rotation cause clockwise rotation about the center of the ring. ये दोनों जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन देम कैन कॉज क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग बाय वर्च्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क बनाएगा ये दोनों फोर्स, और इस टॉर्क की वजह से रोटेशन, ये जो क्लॉकवाइज स्टेट ऑफ रोटेशन का चांसेस बनेगा। तो हम लोग तब लिखेंगे जो टोटल टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना, तो टोटल टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, क्योंकि देखो क्यों इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, यहाँ जो एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट भी उतना ही लेंथ का, उस पर भी फोर्स उतना ही होगा, है ना, dq इंटू ई नॉट, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ओ, अलग अलग फोर्सेज का, सभी फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी करेगा। सो टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो हम लोग लिखेंगे, इसके वजह से जितना टॉर्क होगा इसकी वजह से भी उतना ही, है ना। तो यानी कि एट वन स्टेप वी कैन टेक 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, सो 2 इंटू लैम्डा आर डी थीटा इंटू ई नॉट, ये हो गया हमारा फोर्स, 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, आर साइन थीटा, ठीक है। और एक, चूंकि एक स्टेप में मैं 2 एलिमेंट लिया ऑन आइदर साइड, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तो एक पार्ट का थीटा अगर है तो एक पार्ट में जितना डीएफ फोर्स हो सकता है वो इंटीग्रेटिंग थीटा फ्रॉम 0 to 90, तो 0 to 90 करेंगे तो इसका भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 में इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि मेरे को टोटल टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाए। अब उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन क्या आएगा, देखो कैलकुलेशन आएगा टोटल टॉर्क दैट इज, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, तो क्या क्या है वो 2 लैम्डा आर ई नॉट, है ना, 2 लैम्डा आर ई नॉट, अच्छा आर 2 बार है तो आर स्क्वायर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 to π/2। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट, ये हो जाएगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा 0 to π/2। तो अल्टीमेटली क्या होगा ये, दिस विल बी 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट
हम लोग cos 90 कितना जानते हैं 0, तो माइनस ऑफ माइनस यानी कि इसको -0 माइनस ऑफ -1 ऐसे लिख के बता सकते हैं ना। कैसे, ये किस तरह से लिखा, माइनस इंटू cos 90 0 माइनस ऑफ cos 0 दैट इज 1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 1, तो ये हो गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट। इतना हो गया हमारा नेट टॉर्क। ये क्लॉकवाइज हो रहा है अबाउट द सेंटर O, और ये टॉर्क बनाने वाला फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, समझ में आया बात। एक एलिमेंट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O इज टॉर्क ऑन वन एलिमेंट। तो दो एलिमेंट एक साथ लिया था, एक पॉजिटिव चार्ज पार्ट में, एक नेगेटिव चार्ज पार्ट में, इसीलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 लैम्डा आर डी थीटा ई नॉट। लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा इज dl, चार्ज ऑन द एलिमेंट, दैट इंटू ई नॉट इज द फोर्स ऑन एलिमेंट, 2 सच एलिमेंट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर ईच ऑफ देम। उसको इंटीग्रेट करके इतना आया। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट द सेंटर O। लेकिन अब सवाल है, चूंकि रिंग जैसे रोटेट करना शुरू करेंगे तो रफ सरफेस है, कारण कंडीशन क्या दिया है, द रिंग विल स्टार्ट रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर रिंग है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से जितना फोर्स लगा, यहाँ जितना फोर्स लगा, इसके वजह से ये F नेट फोर्स, ठीक है ना। और अगर ये हम लोग देख रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन का चांसेस आया अबाउट द सेंटर O, तो इसका मतलब है इस पॉइंट में अगर वो रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर बनेगा, बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन उस पॉइंट को रोकने के लिए फॉरवर्ड काम करना चाहिए। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब है कि जैसे ही दोनों फोर्स के बारे में, मतलब जो रिजल्टेंट टॉर्क है बाय वर्च्यू ऑफ कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लस चार्ज एज वेल एज ऑन माइनस चार्ज, उसके वजह से जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करने का चांसेस बनेगा, इमीडिएट फ्रिक्शन विल आल्सो एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फ्रिक्शन का भी एक टॉर्क काउंट हो जाएगा इन द बैकवर्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर नेट टॉर्क अबाउट O, यानी सेंटर O के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा, दैट इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो कि कैलकुलेट किया कितना आया 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस कौन सा टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर अबाउट O, तो दैट इज माइनस F इंटू आर। इसको माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क अबाउट O किधर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है तो फ्रिक्शन विल गिव एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो इन दोनों के बावजूद वो रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब नेट टॉर्क एप्लीकेबल दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो हम लोग I को लिख सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस F इंटू आर, दैट इज इक्वल टू I हो जाएगा रिंग का mr स्क्वायर दैट इंटू अल्फा। ठीक है, अब देखो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू ma, कारण ये जो दोनों फोर्स है वो तो हमको टॉर्क में काउंट हो रहा है, वो दोनों फोर्स का इफेक्ट टॉर्क में काउंट होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी गिविंग द काउंटर बैलेंसिंग, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ, ये तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन दे रहा है और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन को फेवर कर रहा है, कारण ये दोनों फोर्स तो टोटल फोर्स ऑन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल, तो लीनियरली ये दोनों काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो लीनियरली सिर्फ ये रहेगा एक इक्वेशन, इसको अगर एक इक्वेशन कह सकते हैं तो ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा है कि रोटेशन हो रहा विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स A इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये थर्ड रिलेशन।
जब भी प्योर रोटेशन होता है विदाउट स्लाइडिंग, दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो उसका अल्फा के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करेगा, इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर के कॉन्सेप्ट में। क्योंकि आप जानते हो कि जब नो स्लिपिंग वाला कंडीशन होता है तो इसका मतलब इस पॉइंट का, इसको अगर मैं P कहूँ, दैट इज एक्सेलरेशन एट P0। तो एक्सेलरेशन एट P कब जीरो हो सकता है? जब उसमें फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ए हो और बैकवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो, अल्फा इंटू आर, तब जाके उस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसीलिए ए इज इक्वल टू अल्फा आर विल बी एप्लीकेबल। अब ये सभी में से मेरे को निकालना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी मेरे को ए नहीं चाहिए, मेरे को अल्फा नहीं चाहिए, और गिवन टर्म क्या क्या है, गिवन टर्म है लैम्डा ई नॉट, यही आर, यही गिवन टर्म है। तो इसका मतलब मैं एम में इसको रख सकता हूँ। तो मैं देखूंगा यहाँ सब क्या किया जा सकता है। एफ को रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये एम आर जो है, ध्यान से देखो, एम आर स्क्वायर अल्फा जो इक्वेशन 1 में RHS पे है, ध्यान से देखो, एम आर स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकता हूँ एम आर इंटू आर अल्फा। तो आर अल्फा को ए लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम आर ए। तो एम आर को फर्दर एम ए को एफ लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा एफ आर अगेन। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो। आई एम सेइंग दैट RHS इन इक्वेशन 1 एम आर स्क्वायर अल्फा है, इसको मैं लिख सकता हूं एम आर इंटू आर अल्फा, ठीक है। दिस इज एम आर इंटू ए, एम इंटू ए को एफ लिख दूं तो कैन आई राइट डाउन एफ आर। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 का RHS एफ आर है और यहाँ भी माइनस एफ आर है, दोनों को उधर ले जाएंगे तो 2FR, यानी कि 2FR इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट, यही ना था। तो 2 कैंसिल कर दो, एक आर कैंसिल कर दो, तो F कितना हो गया, यस, फ्रिक्शनल फोर्स इज कमिंग लैम्डा आर इंटू ई नॉट। So this is the frictional force, this is the answer of this particular question, जहां frictional force का वैल्यू आ गया lambda r into E नॉट, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम लोग ये भी एक बार रिवाइज हुआ कि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगता है। फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट बट ड्यू टू सेपरेशन, दोनों का O से इक्विडिस्टेंट परपेंडिकुलर सेपरेशन बन रहा है ऑन ईच एंड एवरी पॉसिबल डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लीनियरली काउंटरवैलेंस होगा लेकिन एंगुलर इफेक्ट को जिंदा रखेगा, है ना। और वही एंगुलर इफेक्ट की वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन का टेंडेंसी आएगा, जिसको काउंटरवैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कुछ हद तक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंस, नेट क्लॉकवाइज रोटेशन इज परमिसिबल, ठीक है। और चूंकि नो स्लाइडिंग मोशन, नो स्लिपिंग, सो दैट्स वाई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू अल्फा दोनों सेम होगा। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक इक्वेशन राइटिंग को इलेबोरेट करना है। और इस तरह से अगर आप हर पॉइंट पर बहुत बारीकी से कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो फिर यस, IIT आपका हो सकता है और इस लेवल का तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है और अपना जो टेम्पो है, जो IIT का प्रिपरेशन है, उसको एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ना है। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियोस आपके लिए बना सकूं, यूज़फुल कंटेंट्स बना सकूं, कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकूं, है ना, और वो बहुत बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसमें आपका भी भागीदारी चाहिए। वी नीड योर सपोर्ट। चैनल को रिकमेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।